हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम सिंह और चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस के 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। आज इसरो की नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज की ओर है। लेकिन इस ह्यूज मिशन को सफल बनाने के लिए कई सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं, क्योंकि इस बार अनलाइक चंद्रयान 3 नहीं हम ठोस जमीन पर लैंड करेंगे और नहीं हम ऑर्बिट करेंगे। इस मिशन में हमारा आदित्य L1 स्पेस में बस एक ही पोजीशन पर स्टैटिक रहेगा। कैन यू बिलीव दैट? मिड स्पेस में सस्पेंडेड रखना, वो भी सन के सामने, इज गोइंग टू बी अहेड अ लॉट ऑफ चैलेंज। और ऐसा कर पाने के लिए कैन यू इमेजिन आदित्य L1 की ट्रैजेक्टरी टू बी द सन कैसा होने वाला है? डू यू नो कैसे वो स्टैटिक लैंडिंग अचीव करेगा? वेल, ये समझना काफी इंपोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट दे आर चंद्रयान 3 मिशन। ऑल्सो गाइस, क्या आपको ये पता है कि आदित्य L1 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इसे भारत ने सक्सेसफुली कर लिया तो भारत का क्या नाम होगा इसके वजह से? इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? सन के पास पहुंचकर वो क्या स्टडी करेगा और कैसे करेगा? ये सब गाइस आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। आदित्य L1 इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जो स्पेसिफिकली सन को स्टडी करेगा। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था, वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सन को ऑब्जर्व करेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से ज्यादा करीब होगा सूरज से मिशन के दौरान। आदित्य L1 लैंड होने के बाद अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर लैग्रेंज पॉइंट L1 के अराउंड होलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीने का टाइम लगेगा, और एक बार वो वहां पहुंच गया तो 5 सालों तक वो वहीं रहकर सन को ऑब्जर्व करेगा। अब सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट गाइस वो अनोखा पॉइंट है स्पेस में जहां पर दो सिलिंड्रिकल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सन और अर्थ को यहाँ पर कंसीडर करें तो 5 लैग्रेंज पॉइंट बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 लैग्रेंज पॉइंट कहाँ कहाँ एलाई करता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर अगर हम कोई स्पेस क्राफ्ट भेजे तो स्पेस क्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका फायदा क्या हुआ? हमें स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेस क्राफ्ट हम लैग्रेंज पॉइंट पर भेजेंगे, हमें ऑलमोस्ट कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उस स्पेस क्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए। इससे ज्यादा लंबे मिशन भी किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन। लैग्रेंज 1 यानी L1 पॉइंट का अगर हम एग्जांपल लें, जो भी चीज हम वहां L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यूसली ऐसे ही पोजीशन में रहेगी कि जहां से अर्थ और सन दोनों को देखा जा सके, और कभी भी एक दूसरे के शैडो में सन या अर्थ छुपे नहीं। खुद ही सोच कर देखो, जब हम किसी स्पेस क्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा था, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से अर्थ बीच बीच में छुप जाता है। ऐसे ही अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमने से भी सूरज छुप जाएगा। इसीलिए लैग्रेंज इतने जरूरी है और आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। यहीं से इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी जो भी बाकी स्पेस एजेंसी ने सोलर ऑब्जर्वेशन भेजे हैं उसे L1 पर ही प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में सोहो। ये एक ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे इंपोर्टेंट लैग्रेंज पॉइंट है क्योंकि वो अर्थ के सबसे करीब है। जो JWS टेलीस्कोप है उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है, और इसका कारण है कि L2 पॉइंट पर अर्थ सन को छुपा कर रखेगा, और क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर दूर देखना है, यूनिवर्स की गहराइयों में सूरज की रोशनी को छुपाना जरूरी है ताकि कोई इंटरफेरेंस न आ सके। इसीलिए L2 पॉइंट यहाँ पर चुना गया। तो ये मिशन इसरो और इंडिया के लिए हिस्टोरिकल अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि यू नो इन जनरल सोलर मिशन का सक्सेस रेट 50% से भी कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया की 77 स्पेस एजेंसी में से सिर्फ 3 ही एजेंसी नासा, ESA और जेक्सा ने सोलर मिशन लॉन्च किए हैं, और वो भी कोलैबोरेशन में। लेकिन इसरो का आदित्य L1 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मिशन है। इसकी मैन्युफैक्चर से लेकर लॉन्च प्रोग्राम तक सारी चीजों में इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट न के बराबर है। दिस मिशन इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस मिशन के जरिए इसरो फर्स्ट टाइम स्पेस ऑब्जर्वेटरी के डोमेन में भी उतर रहा है। बेसिकली स्पेस ऑब्जर्वेशन वो मिशन होती है जो स्पेस में एक पॉइंट पर स्टेशन होकर स्टार्स या बाकी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती है, जस्ट लाइक JWS टेलीस्कोप। इससे पहले 4 ही ऐसे एजेंसी रही है जिन्होंने खुद की स्पेस ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है स्पेस में और अब इसरो 5वां वो स्पेस एजेंसी बनने जा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मिशन के जरिए इसरो 150 साल पुरानी कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन सकती है। दरअसल इस मिस्ट्री या फिर कहूँ इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें सन की स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, इसका डायमीटर करीब 109 गुना ज्यादा बड़ी है अर्थ के डायमीटर से। वजन में ये 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है अर्थ के कंपैरिजन में। और अगर आपको विजुलाइज करना है सन के साइज को अर्थ के कंपैरिजन में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1.3 मिलियन अर्थ एक सन के अंदर समा सकता है। जैसे अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर होते हैं, कोर, मेल्टेन, क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर होते हैं। सबसे अंदर सन के भी एक कोर मौजूद होता है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, जहां पर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कोर का टेम्परेचर 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आता है कन्वेक्टिव जोन। अप्रोक्सीमेटली 30% सन का रेडियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वेक्शन के द्वारा होता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। फिर आता है फोटोस्फीयर, जो सन के सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर तक फैला है और जहां पर तापमान अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देन फिर आता है क्रोमोस्फीयर, जो फोटोस्फीयर के ऊपर से 1500 से 5000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है और जिसका तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड फाइनली सबसे लास्ट और सबसे आउटमोस्ट लेयर है कोरोना। इस लेयर की थिकनेस इतनी होती है कि इसमें 400 पृथ्वी फीट हो सकती है और इसका तापमान भी बाकी दोनों लेयर से 100 गुना ज्यादा, करीब 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या कारण है कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है और फिर कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। इसे सुलझाने के लिए पिछले 60 सालों से नासा ने 20 से भी ज्यादा सोलर मिशन कंडक्ट किए हैं और आज तक इस फिनोमिना का कोई एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। और इसलिए विद हाईटेक इंस्ट्रूमेंट ऑन द बोर्ड आदित्य L1 हमें इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन ढूंढने में मदद करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, इसरो 150 साल पुरानी कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला पहला स्पेस एजेंसी बनेगी और भारत पहला वो देश बनेगा। ये सवाल अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। साइंटिस्टों के लिए हो सकता है कि आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहाँ पर कुछ राज खोल सके। साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग थ्योरी बनाई हुई है जिसके पीछे का रीजनिंग को लेकर फॉर द श्योर कोई भी अभी नहीं जानता कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब हम सन को अर्थ से देखते हैं तो यूजुअली हमें फोटोस्फीयर के लेयर दिखता है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो एक रेडिश ग्लो हमें दिखता है सोलर इक्लिप्स के अराउंड, तो वो क्रोमोस्फीयर के लेयर होती है और टोटल सोलर इक्लिप्स में वो लेयर भी छुप जाती है और सिर्फ कोरोना का लेयर दिखती है। आदित्य L1 की मिशन है सन की ऊपर की 3 लेयर को स्टडी करना और सन से आने वाली हार्मफुल रेडियस और सोलर फ्लेयर को अर्थ तक आने से पहले इन्फॉर्म करना। लेकिन सन से लाखों किलोमीटर दूर ये किया कैसे जाएगा? इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले ये समझना होगा कि सन से क्या क्या चीजें बाहर निकलती है। सबसे पहले हीट और लाइट तो हम सब जानते हैं कि सन से निकलती है। इसके अलावा सन से हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इसमें ना सिर्फ हमारी विजुअल लाइट जो हमें आंखों से दिखती है, बल्कि अल्ट्रा वाइड रेडिएशन, यूवी रेस, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रेस। ये गामा रेस और एक्सरे भी बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है, लेकिन हमारी धरती की एटमॉस्फेयर इस हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इस सब के अलावा सन से निकलती है सोलर विंड्स। सोलर विंड्स बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। ये सोलर विंड्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट दिखती है। इसके अलावा सन से निकलती है कोरोनल मास्क इजेक्शन, CMEAC। ये सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ही बड़ा बर्ड्स होती है। और सन से आती है सोलर स्टॉर्म्स, जो एक झटके में अर्थ पर तबाही मचा सकती है। सन से आ रही सोलर स्टॉर्म्स में इतनी ताकत होती है कि वो अर्थ पर रेडियो ब्लैक आउट तक कर सकती है। इनफैक्ट जुलाई 2023 में एक सोलर स्टॉर्म्स अर्थ से टकराया था, जिसके नतीजे में USA और पैसिफिक ओशन रीजन में कई घंटों तक ब्लैक आउट हो गया था। साइंटिस्टों के अनुसार ये सोलर स्टॉर्म्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और फ्यूचर में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म्स आने का चांसेस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इन्हीं सब को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए
पाए गए हैं, जिसे 7 पेलोड भी कह सकते हैं। पहला विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VEL, ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोना मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रा वाइड इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT, ये सूरज की फोटोस्फीयर और कोरोनोस्फीयर की इमेज लेगा अल्ट्रा वाइड वाले स्पेक्ट्रम में। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में सोलेक्स, और चौथा हाई एनर्जी L1 और ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में हेलियोस, ये दोनों सन से निकली हुई एक्सरे को स्टडी करेगा। पांचवा आदित्य सोलर विंस पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में स्पेक्स, और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट ऑफ आदित्य शॉर्ट में पापा, दोनों सोलर विंस को स्टडी करेगा। और आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर MAG, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो L1 पॉइंट पर आ रही है। 7 में से 4 पेलोड डायरेक्ट सन को स्टडी करेगा और बाकी 3 पेलोड उस L1 पॉइंट के आसपास स्टडी करेगा, मैनेजमेंट लेगा। ये चीज आप समझ ही गए होंगे कि अर्थ से बाहर निकलना जरूरी था इस स्टडी को करने के लिए, क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडियो एक्सरे और अलग अलग हार्मफुल चीजों को अर्थ के अंदर आने से रोकता है। बाकी और सन के मिशन की बात करें तो 2018 में नासा ने पास्कर सोलर प्रोब्स लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका मकसद था सन के कोरोना लेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना। इसके अलावा एक सोलर ऑर्बिटर भी थी जो नासा और ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में। सबका मकसद एक ही है कि हम सूरज को बेहतर समझ पाएं और स्पेशली सन से निकलने वाली हानिकारक रेसेस को। और अगर हमारा आदित्य L1 इस सारी मिस्ट्री को रिवील कर पाता है, स्टडी कर पाता है, तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री बनेगा जो 150 साल पुरानी मिस्ट्री को दुनिया के सामने रखेगा। जैसे चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद इंडिया दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन गया जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। और गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि चंद्रयान 3 में कौन से पेलोड लगे हैं और वो वहां पर जाकर क्या रिसर्च करेगा, क्या स्टडी करेगा, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ऑन स्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।